नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार को किसानों का एक और तोहफा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। 2025 से 26 में कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों को किया जाएगा सशक्त। कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की दी अनुमति। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की छूट। आईसीएआर के 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, बदला देश के कृषि का परिदृश्य। आज देश में अन्न के भंडार भरे, गेहूं का बड़ा निर्यातक बन चुका है भारत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताया गर्व। कहा, पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। भारत की काउंटर ड्रोन तकनीक ने दिया मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्री के चीन दौरे पर राहुल गांधी के फिर बिगड़े बोल। भाजपा ने साधा निशाना। कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की धरती से आतंकवाद पर किया प्रहार। राहुल गांधी के चीन प्रेम पर उठाए सवाल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आए, उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 100 कृषि जिलों को विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन जिलों को 24,000 करोड़ रुपए के जरिए विकसित किया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। और वहीं दूसरे अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने की छूट दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 50% पावर जनरेशन कैपेसिटी हरित ऊर्जा से होगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है, अभी इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। और वहीं कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट प्रदान की है। इस फैसले से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगी और बदले में एनआईआरएल सीधे या संयुक्त उद्यम बनाकर विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है।
और कैबिनेट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव भी पारित किया गया और अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है। सरकारी स्पीड सेक्टर में जो सुधार किए हैं उसे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन और यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जीवन डेवलपमेंट का एक नया सिस्टम तैयार हुआ है। आज यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। और संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक के एक दिन बाद 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और ये सत्र में सरकार 8 अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें मणिपुर की जीएसटी व्यवस्था में आवश्यक संशोधनों के अलावा जन विश्वास बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी शामिल हो सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के मेड इन इंडिया ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण बताया। दिल्ली में आयोजित स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए यूएवी और CUAS पर एक कार्यशाला और प्रदर्शनी में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और गोला बारूद से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them in fact could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. नई दिल्ली के पूसा भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में फसल उत्पादन 2.5 गुना प्रति वर्ष बढ़ा है। हमारा खाद्यान्न फूड ग्रेन, उसका उत्पादन हरित क्रांति के दौरान 66 to 79 2.7 मिलियन टन हर साल बढ़ा पर ईयर। इन 80 to 90 6.1 मिलियन टन, 90 to 2000 3.9 मिलियन टन और 2000 to 13-14 3.9 मिलियन टन। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक ये बढ़ा 8.1 मिलियन टन पर ईयर। हरित क्रांति में जिसको हम कहते हैं देश की दिशा बदल दी कृषि की, उससे 2.5 गुने से 3 गुने से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है पिछले 10-11 सालों में। और वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश में वर्ष 2014 के बाद से फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए देश के किसानों और वैज्ञानिकों को उत्पादन के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने फल और सब्जियों के उत्पादन को संतोषजनक बताया। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का 66 to 80 बढ़ा 1.3 मिलियन टन पर ईयर। फल और सब्जियां 80 से 90 2 मिलियन टन, 90 से 2000 6 मिलियन टन, 2000 से 2014 8.2 मिलियन टन।
और उसके ऊपर अभी भी 7.5 मिलियन टन पर ईयर फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में आज तिलक नगर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत की। ये केंद्र दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा स्थापित किया गया है और इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवाओं के लिए जो हमने स्किल कार्यक्रम चलाया, खासकर सिख समुदाय के लिए, वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत अच्छे से लागू किया है। हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ साझेदारी में हमने ये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरे लिए बहुत खुशी का बात यह है कि युवाओं के लिए जो हमने स्किल कार्यक्रम चलाया, विशेष करके सिख कम्युनिटी के लिए, वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छी तरह से लागू किया है। तो हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का पार्टनरशिप में ये स्किल ट्रेनिंग हमने जो दिलाने का काम किया है, ये बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। बच्चों से मैंने बात किया, बहुत खुश है और इतने एक महीने में काफ़ी सीख लिया है और आगे कम से कम 3-4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स और चलेगा। उसके बाद इसका प्लेसमेंट होगा, अलग अलग जगह में इनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो बेसिकली जॉब क्रिएशन का ये बहुत बड़ा एक साधन है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सीएम पर रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ईपीआईसी कार्ड बनाने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी एमएलए लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है, कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। बिहार में 30 लाख को डिलीट किया, यहाँ 90 लाख होगा कम से कम। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो और वोटर लिस्ट में जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सब नाम डिलीट करो। कोई भारतीय मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसिक, हिंदू को लेकर हम लोग को कोई सवाल नहीं है। और वहीं विदेश मंत्री के चीन के दौरे पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूरी नीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश समझ चुका है कि राहुल गांधी का चीन के साथ प्रेम पुराना है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है।
राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। और वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सिधौली में एक मकान में पुलिस ने धर्मांतरण कर रहे आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी मकान में प्रार्थना सभा के बहाने लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे थे। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। इस पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सिधौली में एक मकान के अंदर धार्मिक तरीके से संतान प्राप्ति का लालच देकर लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही थी। मकान में ईसाई मिशनरी की धार्मिक किताबें मिली हैं। पुलिस 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों के अकाउंट डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। ज्ञात हुआ, सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में कुछ गैदरिंग की गई है, कुछ लोग इकट्ठा है और वो धार्मिक प्रकार की संगत थी। पुलिस द्वारा उसमें पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि एक महिला द्वारा इलाज कराने के बहाने या बच्चे नहीं होने के बहाने उनको गैदर किया गया था और ये उनके मन में विश्वास डाला जा रहा था कि वो इससे उनको लाभ मिलेगा। कुछ वहाँ से धार्मिक सामग्री भी मिली है। फिलहाल इसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बैंक अकाउंट्स इत्यादि की तहकीकात की जा रही है। उनका क्या मकसद था और किस इरादे से वहाँ गैदरिंग करते थे। शीघ्र इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। सत्यजीत रे की ये पैतृक संपत्ति बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर में है और ये संपत्ति सत्यजीत रे के प्रतिष्ठित दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी से जुड़ी रही है, जो खुद एक महान साहित्यकार और संदेश पत्रिका के संस्थापक थे। वर्तमान में ये भवन बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व का है बल्कि बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी रहा है। ऐसे में इसे ध्वस्त करने की बजाय इसके संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इस धरोहर को एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति का प्रतीक बने और इस उद्देश्य के लिए भारत ने हर संभव सहयोग देने की भी पेशकश की है। दिल्ली के मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की गई है जिसके माध्यम से मरीज खुद ही अपने दांतों और मसूड़ों की जांच रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। ये AI आधारित मशीन है जिसका नाम स्कैनो एयर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इस सेवा का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को काफ़ी फायदा होगा और डेंटल केयर में AI के इस्तेमाल से जांच में तेजी आएगी। IDBI बैंक ने CSR फंड से 3 मशीन डोनेट की हैं और ये मशीन पूरी तरह से स्वदेशी है और ये मशीन मिनटों में जांच रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज देगी। AI का इस्तेमाल होने से पेशेंट को भी पता चलेगा कि उसको बीमारी क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, उससे वो बेनिफिट होकर इलाज करवाएगा। हम आपकी स्क्रीनिंग में भी चेक कर सकते हैं कि आपके डेंटल प्रॉब्लम क्या है और इसमें आपको मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज ने ये स्टेप लिया है, दिल्ली के अंदर पहला ये मशीन आई है, तो स्वाभाविक है कि अच्छी रहेगी और इससे पेशेंटों को फ़ायदा होगा। डेंटल केयर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। डेंटल केयर में अब AI की एंट्री हो गई है और दिल्ली के मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज और अस्पताल में ऐसी ही AI आधारित मशीन लगी है जो मिनटों में आपकी दांतों की जांच कर रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज देगी। इस मशीन से दांतों की स्क्रीनिंग में भी तेजी आएगी। मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज में इस तरह की 3 मशीन लगी है और ये स्वदेशी मशीन किस तरह से काम करती है, इस बारे में हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार से खास बातचीत की। देखिए। डेंटल केयर में क्रांतिकारी बदलाव आया है और अब डेंटल केयर में AI की एंट्री हो गई है और देखिए ये जो स्कैनो एयर करके एक मशीन लगा है जहां पर बहुत तेज़ गति से
एआई के जरिए स्क्रीनिंग होगी डेंटल की। हमारे साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार हैं जो प्रोफेसर हैं मौलाना डेंटल कॉलेज के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये काम करता है मशीन। सर, किस तरीके से फंक्शन करता है? ये एआई बेस्ड जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक मशीन है, जिसके द्वारा जो है मरीज़ स्वयं भी अपना जो है दांत जो है चेक कर सकता है। उसके मसूड़े और दांतों में या जीभ में किसी प्रकार की बीमारियां हैं वो अपने आप भी देख सकता है, और वो बीमारियां देखने के बाद जो भी दंत चिकित्सक है उनसे संपर्क भी कर सकता है। किस तरह से काम करेगा ये एक्चुअली मशीन का मैं थोड़ा डेमो बताता हूँ। इसके सामने खड़े हो जाइए, कैमरा अपने आप आपकी हाइट को जो है मेजर करते हुए आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, नेम, जेंडर एंड एज डालिएगा। उसके बाद जो है कंटिन्यू कर दीजिएगा तो 3 एंगल से ये जो है फ़ोटोग्राफ्स आपके इमेज खींचेगा इस कैमरे के थ्रू, और इसके अंदर जो एल्गोरिदम की वजह से जो है इसका डायग्नोसिस है वो बन के आएगा। जो डायग्नोसिस होगा वो प्रोविजनल होगा। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम फिजिकली डेंटल सर्जन है, कभी कभी हम कोई चीज़ नेगलेक्ट कर देते हैं, बट एआई जो है छोटी सी छोटी बीमारियों को भी पकड़ लेता है। उसको हम कोरिलेट करते हैं फिजिकली, और उसके बाद एक हम फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। रिपोर्ट है वो मोबाइल पे भी आ जाता है? हाँ, चूँकि आपने शुरू में ही व्हाट्सएप एक मोबाइल नंबर डाला है, जैसे ही आप इमेजेस देंगे आपकी जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होगी आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी विद इन 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद क्या डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा? आप अपना देख लीजिए, उसके बाद जो है कंसल्ट कीजिए उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, डेंटल डॉक्टर से, और अपना इलाज कराएं। तो इस तरीके से बहुत स्पेसिफिक स्क्रीनिंग करता है ये मशीन, और ये स्वदेशी मशीन है, मेक इन इंडिया के तहत ये मशीन है, और अब तक करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत ने विशाखापत्तनम में भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत भागीदारी विषय पर आधारित दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी की। ये भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप उठाया गया कदम है। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया, जिनमें अधिकारी, समुद्री विशेषज्ञ, बंदरगाह प्राधिकरण, निजी क्षेत्र के अग्रणी लोग और क्षेत्रीय विकास भागीदार शामिल हुए। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना और व्यापार, पर्यटन, डिजिटल एकीकरण, उद्योग, एकेडमिक संबंध, हरित नौवहन आदि को बढ़ावा देने के लिए रसद संपर्कों को बढ़ाना। ये पहल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करेगी। दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, और ये बैठक केंद्रीय मंत्री के कार्यालय शक्ति भवन में हुई। बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे और सिंचाई से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।